नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज जो कहानी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसमें आप सीखेंगे ग्रामर के रूल्स, उसके साथ कुछ न्यू वोकेबलरी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो आपको सीखने को मिलेगी वो ये है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यदि आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपना नाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठाए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बहुत अच्छा श्लोक है संस्कृत में, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणीना मनोरथे नाहि सुप्तश्च सिंहश्च प्रवसन्ति मुखे मृगा। जिसका मतलब होता है कि उद्यम करने से, परिश्रम करने से कार्य की सिद्धि होती है, सिर्फ कल्पनाएं करने से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसे हिरण को मारने के लिए खुद जाना पड़ता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का मज़ा लीजिए, इंग्लिश सीखिए, वोकेबलरी सीखिए और जीवन की नई नई सीखें सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द ड्रीमिंग प्रीस्ट। एक ऐसा ब्राह्मण जो सपने देख रहा है। देखते हैं वो क्या सपने देखता है और उसके सपने क्या रंग लाते हैं। अच्छे कमेंट्स, पर यार आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। द ड्रीमिंग प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। प्रीस्ट यहाँ पर क्या है? नाउन है। और कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है, ठीक है। और ड्रीमिंग का मतलब होता है सपने देखने वाला। जो ड्रीमिंग है यहाँ पर एडजेक्टिव है। नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है और ये जो एडजेक्टिव है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। हेयर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। द ड्रीमिंग प्रीस्ट, सपने देखने वाला पुजारी या ब्राह्मण, आप कुछ भी कह सकते हैं। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग टाइम अगो का मतलब होता है बहुत पहले, बहुत लंबी समय पहले। देयर लिव्ड अ प्रीस्ट, एक ब्राह्मण रहता था। देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन जो यहाँ पर देयर यूज़ किया गया है वह डमी सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं और वह नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन होती है तो हम एक डमी सब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो देयर लिव्ड अ प्रीस्ट, एक ब्राह्मण रहता था। हु, जो, वॉज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और वॉज का मतलब होता है था, तो जो बहुत ज़्यादा था। लेज़ी, बहुत ही आलसी। एंड पुअर, गरीब। एट द सेम टाइम, वह बहुत ही आलसी और साथ ही बहुत गरीब था। तो एक ब्राह्मण था, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था और बहुत ज़्यादा पुअर था, गरीब था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी हार्ड वर्क। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का वेस्ट फॉर्म, ये पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब होता है किया, दिया, लिया, इस प्रकार से। तो वांट का मतलब होता है कोई चीज़ चाहना, तो वह नहीं चाहता था। टू डू, करना। एनी हार्ड वर्क, किसी भी प्रकार का कठिन परिश्रम, वह किसी भी प्रकार का कठिन परिश्रम नहीं करना चाहता था। बट, लेकिन, यूज्ड टू ड्रीम ऑफ बीइंग रिच वन डे। यूज्ड टू पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे मैंने कहा, ही यूज्ड टू लिव इन अ विलेज, वह पहले गांव में रहता था। कब? पास्ट में। तो यूज्ड टू का यूज़ हम पास्ट हैबिट्स के लिए करते हैं, पास्ट दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो वह किसी भी प्रकार का कठिन परिश्रम नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता था एक दिन। और हमें पता ही है कि बिना परिश्रम के हम अमीर नहीं बन सकते हैं, लेकिन वह अमीर भी बनना चाहता था और किसी भी प्रकार की मेहनत भी नहीं करना चाहता था, कठिन परिश्रम नहीं करना चाहता था, और वो बहुत ज़्यादा गरीब भी था। ही गॉट, वह प्राप्त करता था। गेट, गॉट, गॉटन। गेट का सेकंड फॉर्म है गॉट और थर्ड फॉर्म है गॉटन। तो ही गॉट हिज फूड, वह अपना भोजन प्राप्त करता था। हिज यहाँ पर एडजेक्टिव है। बाय बेगिंग, बाय बेगिंग, बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना। फॉर आल्म्स, आल्म्स मतलब होता है भिक्षा, तो वह भिक्षा मांग करके अपना भोजन प्राप्त करता था। बेग मतलब होता है मांगना और आल्म्स मतलब होता है भीख। तो ही गॉट हिज फूड, वह अपना भोजन प्राप्त करता था। बाय बेगिंग, मांग कर। फॉर आल्म्स मतलब कि भीख मांग कर वह अपना भोजन प्राप्त करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह। ही गॉट, उसने प्राप्त किया। अ पॉट, एक मटका। ऑफ मिल्क,
दूध से भरा एक मटका उसने प्राप्त किया एज पार्ट ऑफ द आर्म्स, अपने भिक्षा के हिस्से के रूप में। जो उसे भिक्षा मिलती थी उसमें किसी ने उसको एक मटका दिया जिसमें दूध था, ठीक है। ही वॉज एक्सट्रीमली, वह था, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, डिलाइटेड मतलब होता है प्रसन्न होना, ठीक है। डिलाइटेड के सिनोनिम जैसे हैप्पी, प्लीज्ड, ग्लैड, ओवरजॉयड, जॉयफुल, इन सभी का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना। और इनके एंटोनम यदि हम देखें तो सैड हो गया, डिसप्लीज हो गया, अपसेट हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, तो ये इसके एंटोनम है। तो वह क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था। एंड वेंट होम, और वह घर गया, विथ द पॉट, मटके के साथ में उसने अपना पॉट लिया और वह घर को चल दिया। ऑफ मिल्क, ही बॉइल्ड द मिल्क, उसने दूध को उबाला। बॉयल का मतलब होता है उबालना और बॉइल्ड मतलब होता है उबाला, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये पूरी कहानी हमारी पास्ट सिंपल टेंस में चलेगी और कहानियाँ वैसे भी पास्ट टेंस में ही चलती हैं। कहानी तो तभी कहानी है ना जब वो हो चुका है, तो जब वो घटना हो चुकी तो वो पास्ट में। इस पूरी कहानी में पास्ट सिंपल टेंस ज़्यादातर यूज़ होगा। तो ही बॉइल्ड द मिल्क, उसने दूध को उबाला। ड्रिंक सम ऑफ इट, उसमें से कुछ उसने पी लिया। एंड पुट, पुट मतलब होता है रखना। जो पुट होता है, पुट की तीनों वर्ब फॉर्म एक जैसी होती हैं, पुट पुट पुट। ऐसे ही कट का होता है कट कट कट। ऐसे ही द रिमेनिंग मिल्क, बचा हुआ दूध, इन अ पॉट, मटके में, ठीक है। जो पूरा दूध था उसमें से उसने कुछ पी लिया और बाकी उसने मटके में, शेष मटके में रख दिया फिर से। ही एडेड, एडेड का मतलब होता है जोड़ना या जोड़ा, उसने जोड़ा। स्लाइट कट्स, स्लाइट का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट मतलब थोड़ी सी मात्रा में। जब भी हमें दूध से दही बनाना होता है तो हम उसमें थोड़ा सा दही मिला देते हैं। हमारे यहाँ उसको जाम कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? तो उसने थोड़ा सा दही दूध में ऐड कर दिया। इन द पॉट, फॉर कन्वर्टिंग द मिल्क टू कर्ड, फॉर मतलब होता है के लिए, कन्वर्ट मतलब होता है बदलना, द मिल्क टू कर्ड, तो उस पूरे दूध को दही में बदलने के लिए उसने उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया, ऐड कर दिया। ही देन ले डाउन टू स्लीप, और उसके बाद वह नीचे लेट गया सोने के लिए। डाउन का मतलब होता है नीचे, लाई मतलब लेटना, लाई का सेकंड फॉर्म है ले, तो वह नीचे लेट गया सोने के लिए। सून, जल्दी ही स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब होता है शुरू किया। इमेजिनिंग, इमेजिनिंग मतलब होता है सपने देखना, कल्पना करना, तो उसने जैसे ही वो लेटा उसने कल्पनाएं करना शुरू की। अबाउट द पॉट, मटके के बारे में। ऑफ कर्ड, ऑफ कर्ड जो दही के मटके के बारे में उसने कल्पनाएं करना शुरू की। वाइल ही लेस अस्लीप, ही ले अस्लीप, जब वह सोने के लिए नीचे लेटा हुआ था। क्योंकि जब भी हम लेटते हैं तो हमें तुरंत ही नींद तो नहीं आ जाती, हम कुछ सोचते हैं हमने दिन भर में क्या किया, क्या हुआ, क्या हम आगे करेंगे, क्या हमें करना चाहिए, सोचते सोचते हमें नींद आ जाती है। ऐसे ही वह ब्राह्मण जब सोने जा रहा था तो वह कुछ कल्पनाएं करना उसने शुरू किया। ही ड्रीम्ड, उसने सपना देखा, उसने सोचा, उसने सपना देखा। दैट, कि इफ ही कुड बिकम रिच समहाउ ऑल हिज मिसरीज वुड बी गॉन। तो पहले हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं, पहले सेंटेंस को तोड़ के देखो, हिंदी तो मैं बता ही दूंगी। यहाँ से देखो, इफ ही कुड बिकम रिच, तो ये जो है कंडीशनल क्लॉज है। पास्ट टेंस में कुड बिकम जो आया है वो कंडीशनल क्लॉज का वाक्य है। उसके बाद है ऑल हिज मिसरीज वुड बी गॉन, ये मेन क्लॉज है, वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, वह टाइप 2 की कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हम अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं। तो जो सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस पास्ट टेंस, उसके बाद जो अदर चीज़ें होती हैं वो ऐड करते हैं, उसके पास वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। तो यदि हम इसको देखें तो उसका मतलब होगा कि अगर वह किसी तरह से अमीर बन जाए, वह अमीर बना नहीं है, वह अमीर बनने की सोच रहा है कि ऐसा हो जाए, तो यह संभव तो है लेकिन अभी हुआ नहीं है। एक अनरियल सिचुएशन है, हुआ नहीं है, हो सकता है लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो इफ़ ही कुड बिकम रिच, यदि वह किसी तरह से अमीर बन जाए, समहाउ मतलब होता है किसी भी प्रकार से,
ऑल हिज मिसरीज, मिसरीज का मतलब होता है परेशानियाँ, वुड बी गॉन मतलब चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो यदि वह सपना देखने लगा कि अगर वह किसी तरह से अमीर बन जाए तो उसकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट में भी टाइप 2 की कंडीशन लगी है इसमें, और इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस पास्ट टेंस, उसके बाद जो अदर चीज़ें होती हैं वो, प्लस वुड प्लस बेस वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। उसने सोचा टर्न टू द पॉट ऑफ मिल्क, जो पूरा दूध का मटका है, ही हैड सेट टू फॉर्म कर्ड, वो पूरा दही में सेट हो जाएगा, दही बन जाएगा। ही ड्रीम्ड ऑन, उसने सपना देखा, बाय मॉर्निंग द पॉट ऑफ मिल्क वुड सेट, बाय मॉर्निंग मतलब होता है सुबह तक, द पॉट ऑफ मिल्क दूध का मटका, वुड सेट सेट हो जाएगा, इट वुड बी कन्वर्टेड टू कर्ड, यह पूरा दही के रूप में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट मतलब होता है बदल जाना। आई वुड चर्न द कर्ड एंड मेक बटर फ्रॉम इट, चर्न का मतलब होता है, देखो ये जो वर्ड है इसके कई मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि एक तो ये वर्ब के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब होता है मथना, हम मथानी से मथते हैं ना दही को तो छाछ बनती है, और एक और हम इसे नाउन के रूप में भी ले सकते हैं जिसका मतलब होता है मथनी। और ये हम अदर पर्सपेक्टिव में देखें तो स्टोमक चर्निंग भी हो सकता है, इसका मतलब होता है कि फीलिंग नर्वस और सिक मतलब थोड़ी बीमारी की अवस्था, पेट में गुड़गुड़ टाइप होना, स्टोमक चर्निंग का मतलब होता है। उसके बाद होता है कस्टमर चर्न, ये जो कस्टमर चर्न है बहुत एक बिजनेस रिलेटेड टर्म है, जिसमें जब कस्टमर्स स्टॉप यूजिंग अ सर्विस, जब कोई कस्टमर है उस सर्विस को यूज़ करना बंद कर देता है तो उसे कस्टमर चर्न कहते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे, आई वुड चर्न द कर्ड, मैं उस दही को मथूंगा, एंड मेक बटर फ्रॉम इट, और इससे बटर बनाऊंगा मतलब मक्खन बनाऊंगा, मक्खन निकालूंगा। आई वुड हीट, मैं उसे फिर गर्म करूंगा, द बटर उस मक्खन को, एंड मेक घी आउट ऑफ इट, और उससे मैं घी बनाऊंगा। तो वह क्या करेगा, उस दही को मथेगा, मथने से वह छाछ अलग करेगा, बटर अलग निकालेगा, फिर बटर को हीट करेगा, गर्म करेगा, और उस गर्म बटर से घी निकलेगा। आई विल देन गो टू दैट मार्केट, मैं उसके बाद कहाँ जाऊँगा, बाजार जाऊँगा, एंड सेल दैट घी, और उस घी को बेचूंगा, एंड मेक सम मनी, और कुछ पैसे बनाऊंगा। मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन जब भी हम मनी के सेंस में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कमाना, कि मैं पैसे कमाऊंगा, ठीक है। तो एक ये फ्रेज़ होती है मेक अ मनी, मेक अ मिस्टेक, मेक अ लाफ, तो इसका मतलब होता है कि कमाऊंगा। विथ दैट मनी, उस पैसों से, आई विल बाय अ हैन, मैं एक मुर्गी खरीदूंगा। द हैन विल ले मे एग्स, मे शब्द होता है वह एक मॉडल वर्ब होता है जिसे हम कई सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि परमिशन, यू मे गो ना, तुम जा सकते हो, तो ये परमिशन हो गई। यदि हम इसी को बोलें कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। और किसी को विश देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे या तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो विश के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और पोलाइट सजेशन देते हैं हम, या क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इस प्रकार से मे का यूज़ हम कई सेंस में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी सोच रहा है कि द हैन विल ले मे एग्स, मुर्गी है वह बहुत सारे अंडे देगी, विच जो कि विल हैच, हैच का मतलब भी हम कई रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि यदि एज अ वर्ब देखें तो इसका मतलब होता है अंडे से निकलना, टू कम आउट फ्रॉम एन एग, जैसे द चिकन हैच यस्टरडे, चूजे कल अंडे से निकले। और यदि दूसरे रूप में यूज़ करें तो हैच का मतलब होता है गुप्त योजनाएं बनाना, टू प्लान समथिंग सीक्रेटली, जैसे दे हैज्ड अ प्लान टू एस्केप, उन्होंने भागने की योजना बनाई। यदि हम इसी को ऐसा नाउन देखें तो एज अ नाउन इसका मतलब होता है कि जो जहाज या विमान में खिड़की होती है ना, उसे हैच बोलते हैं। अ स्मॉल डोर और ओपनिंग, द पायलट ओपन्ड द इमरजेंसी हैच, इमरजेंसी दरवाज़ा, आपातकालीन दरवाज़ा पायलट ने खोला। तो यहाँ पर जो हैच है उसका मतलब होता है कि विच विल हैच, जिन अंडों में से मुर्गियाँ निकलेंगी, ठीक है।
एंड देयर विल बी मैनी चिकन्स, और बहुत सारे चूजे हो जाएंगे। दीज चिकन विल इन टर्न ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, ये जो चूजे के बच्चे हैं वह हंड्रेड्स ऑफ एग्स मतलब सैकड़ों में अंडे देंगे। एंड आई विल सून हैव अ पोल्ट्री फॉर्म ऑफ माई ओन, और मेरे पास जल्दी ही एक पोल्ट्री फॉर्म हो जाएगा। पोल्ट्री फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसे खेत जहाँ पर अंडे के लिए मुर्गियों को पाला जाता है, बहुत सारी मुर्गियाँ पालते हैं, वो मुर्गी अंडे देती हैं और अंडे को बेचा जाता है, तो उसे कहते हैं पोल्ट्री फार्म। उसने सोचा कि बहुत ही जल्दी मेरे पास एक खुद का पोल्ट्री फार्म हो जाएगा। ही केप्ट ऑन इमेजिनिंग, उसने इमेजिन करना जारी रखा। आई विल सेल, मैं बेचूंगा, जो विल है वह विल भी मॉडल वर्ब होता है, फ्यूचर टेंस की मॉडल वर्ब होता है विल और शेल। तो आई विल शेल ऑल द हेन्स, मैं सभी मुर्गियों को बेचूंगा। ऑफ माई पोल्ट्री, मेरी पोल्ट्री की सभी मुर्गियों को मैं बेच दूंगा। एंड बाय सम काउस, और उससे मैं कुछ गायें खरीदूंगा। बाय का मतलब होता है खरीदना, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। एंड ओपन अ मिल्क डेयरी, और एक दूध की डेयरी खोलूंगा। ऑल द टाउन पीपल विल बाय मिल्क फ्रॉम मी, शहर के सभी लोग, टाउन मतलब होता है कस्बा, पीपल मतलब होता है लोग, तो सभी कस्बे के लोग या सभी शहर के लोग विल मतलब फ्यूचर टेंस में, बाय मतलब खरीदना। जो मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है हमेशा, तो विल के साथ बाय वर्ब का बेस फॉर्म है। तो विल बाय, तो शहर के सभी लोग मुझसे दूध खरीदेंगे, फ्रॉम मी मतलब मुझसे। आई विल बी वेरी रिच, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। एंड सून, और जल्दी ही, आई सेल बाय ज्वेल्स, मैं खरीदूंगा, ज्वेल्स मतलब होता है गहने, मैं जल्दी ही बहुत सारे गहने खरीदूंगा। द किंग विल बाय ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम मी, किंग मतलब होता है राजा, तो राजा खरीदेगा सभी गहने मुझसे, तो जो राजा है वह मुझसे गहने खरीदेगा। आई विल बी सो रिच, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। आई विल बी एबल, मैं योग्य हो जाऊंगा। टू मैरी, विवाह करने के लिए। एन एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, कि मैं इतना योग्य हो जाऊंगा, मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की से विवाह करने को, फ्रॉम अ रिच फैमिली, एक अमीर परिवार की लड़की, ठीक है। सून जल्दी ही, आई विल हैव अ हैंडसम सन, एक मेरा बहुत ही सुंदर पुत्र होगा। इफ़ ही डज एनी मिसचीफ, यदि वह किसी प्रकार की शरारत करता है। आई विल बी वेरी एंग्री, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगा, बच्चा हो गया और बच्चा शरारत भी करने लगा, गजब है भाई। एंड टू टीच हिम अ लेसन, और उसे पाठ पढ़ाने के लिए। आई विल हिट हिम, मैं उसे मारूंगा। विथ अ बिग स्टिक, एक लंबी छड़ी से मैं उसे मारूंगा। जब भी कोई चीज़ होती है उसका कनेक्शन यदि अपने हाथ से होता है तो हम विथ का यूज़ करते हैं, यहाँ टू का यूज़ नहीं करेंगे। कई बार देखा है छोटे छोटे बच्चों को, जहाँ उनको से दिखा वो टू लगा देते हैं, जहाँ का दिखा वहाँ ऑफ लगा देते, तो ऐसा नहीं होता है। जब किसी चीज़ का कनेक्शन हाथ से होता है तो हम विथ का यूज़ करते हैं। ऐसे जो प्रीपोजिशन होती है उनकी अलग अलग कंडीशन होते हैं यूज़ करने की, सभी जगह टू और ऑफ नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो मैं उसे मारूंगा विथ अ बिग स्टिक, एक लंबी छड़ी से। ड्यूरिंग दिस ड्रीम, इस सपने के दौरान, ही इनवॉलंटरली पिक्ड अप द स्टिक, उसने, इनवॉलंटरली का मतलब होता है अनजाने में, अनैच्छिक रूप से, बिना इच्छा के, मतलब कि विदाउट इंटेंडिंग, ऑटोमेटिकली, नॉट बाय चॉइस, मतलब अनजाने में उसने लकड़ी उठा ली। पिक अप मतलब होता है उठा लेना। द स्टिक, एक छड़ी उठा ली। नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके बिस्तर के बगल में पड़ी थी। एंड थिंकिंग दैट, और यह सोचते हुए कि, ही वॉज बीटिंग हिज सन, वह अपने पुत्र को पीट रहा था। वॉज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वॉज का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट आई के साथ हमेशा वर का यूज़ होता है, क्योंकि जो आई है वह स्पेशल होता है, मैं किसी से कम हूँ क्या, ये वाला भाव आ जाता है, ठीक है। ही वॉज बीटिंग हिज सन, यह सोचते हुए कि वह अपने पुत्र को पीट रहा था। रेज्ड द स्टिक, उसने स्टिक को उठाया, रेज्ड मतलब होता है उठाया। एंड हिट द पोट,
और उसने हिट मतलब मार दिया मटके को, उसने अपने पॉट को मार दिया। द पॉट ऑफ मिल्क, दूध का मटका, ब्रोक मतलब होता है टूट गया, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, एंड ही अवोक और वह जागा, फ्रॉम हिज डे ड्रीम, वह अपने दिन के सपने से जाग गया। डे ड्रीम का मतलब होता है जागते हुए सपनों में खो जाना। ही वॉज लॉस्ट इन अ डे ड्रीम, वह अपने सपनों में खो गया। उसने सोते सोते कितनी कल्पनाएं कर ली कि शादी होगी, पत्नी होंगे, बच्चे को मारेगा, तो उसने अपने डे ड्रीम में क्या क्या सपने देख लिए और उसने दे छड़ी और अपने। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है, कि यदि आपको हार्ड वर्क करना है तो हार्ड वर्क करना है। आपको कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा कि सपने में भगवान प्रकट हुए और तथास्तु कहकर आपको खजाना दे दिए, वो गढ़ा खजाना मिल जाता है ना, माया जिसको बोलते हैं, तो वैसा कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे तो आपके पास धन अपने आप आ जाएगा। ड्रीम्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट हार्ड वर्क, जो अपने सपने हैं, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकते हैं, फुलफिल्ड मतलब होता है पूरे, विदाउट हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के बिना अपने सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। हम जो हैं वह मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमें कहीं से कोई माया नहीं मिलने वाली है, हमें कोई वरदान देने वाला नहीं आने वाला, ना हमें फिल्मों की तरह ऐसा होने वाला कि अचानक से पता चल जाए कि हम करोड़पति के बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो और खुद आगे बढ़ो, क्योंकि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। और जो सपने देखने भर से कुछ नहीं होता है, सपनों को पूरा करने के लिए रातों में जागना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जो ग्रामर कॉन्सेप्ट मैंने बताया जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा ये बताओ कि जो मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट बताया था वो कौन सी टाइप की कंडीशन थी, और उसका स्ट्रक्चर भी लिखना कमेंट में। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगली कहानी में एक और अच्छी कहानी के साथ और एक मोरल के साथ। और यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बने रहिए, कहानी देखते रहिए, पढ़ते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए, बिकॉज देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर डैश 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 डैश। आगे आप कंप्लीट करिए। बाय बाय।